इन दोनों को लेकर आए हो तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए। थी और एकदम से उसने वहां पर उल्टियां कर दी और उस उल्टी में एकदम डार्क ब्लैक कलर। ये स्टोरी हमारे पास अभी आई है और ये लगभग 6 साल पुरानी बात है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मधुमती जैसे ही दरवाजे के पास जाती है उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे खटखटाया और वो गेट खोलती है तो बाहर उसकी लड़की खड़ी थी अपने एक बैग को कंधे पर टाके हुए और एक बैग उसके हाथ में नीचे लटक रहा था। तो वो पूछती है कि तुम आ गई? तो बोलती है कि हाँ आ गई। वो कुछ अजीब सा जवाब देती है जैसे वो नाखुश हो और मधुमती को शायद ऐसा लगा कि वो थक गई है क्योंकि वो अपने कॉलेज के वैकेशन पे गई हुई थी और लगभग 3 दिन के बाद लौटी थी। अब उसे लगा कि शायद ये थक गई होगी और वो सीधा अपने कमरे में जाती है। वो बेड के पास अपने दोनों बैगों को डाल देती है और वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाती है और फिर सीधा का सीधा रसोई के अंदर जाती है और वहाँ से बहुत सारा खाना अपनी थाली में डालती है और वो अपने कमरे में जैसे ही खाने की थाली लेकर जाती है वो भी बेड पर रख देती है और अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। और बाहर रसोई के पास ही मधुमती खड़ी थी उसकी माँ। वो थोड़ी मुस्कुराती और बोलती है कि कितनी भुक्कड़ हो गई हो तुम 3 दिन में। क्या तुम्हें 3 दिन में कॉलेज वालों ने खाना ही नहीं दिया? क्या वहाँ पर भूखी मर रही थी? और थोड़ी सी मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती है और अंदर से कोई जवाब नहीं आती उसकी बेटी पिंकी का। शाम को मधुमती के पति विजय सिंह भी घर पर आ जाते हैं और आते ही सीधा मधुमती से एक बात पूछते हैं, क्या पिंकी घर पर आ गई है? तो बोलती है कि हाँ आ गई है, वो अपने कमरे में ही है। वो दोपहर को अंदर ही खाना लेकर गई थी, शायद वहीं पर ही खाना खाकर सो गई होगी। तुम्हें पता तो है वो कितनी आलसी है, काम तो वो करती नहीं है घर का। अब विजय सिंह भी थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि अभी बच्ची है, कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाएगी तब तो उसे ही करना है, कौन सा तुम वहां जाकर उसका काम करोगी। तो दोनों थोड़ा मुस्कुराते हैं और मधुमती खाना बनाने के लिए चली जाती है और विजय सिंह अपने जूते उतारने के लिए अपने कमरे में चल जाता है और अंदर ही अपने ऑफिस का काम करने लगता है अपने लैपटॉप पे। वो अंदर ही खाना मंगाता है और बोलता है कि पिंकी अभी उठी नहीं है क्या, उसे भी बोल दो खाना खा लेगी। तो वो उसके कमरे के बाहर से ही दरवाजे को खटखटाती है और बोलती है कि पिंकी अब तो खड़ी हो ले, अब तो शाम होने को है, खाना खा लो। तो पिंकी एकदम से दरवाजा खोलती है और बिना कुछ बोले उसे रसोई के अंदर जाती है। वो फिर से अपनी थाली में बहुत सारा खाना डालती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब मधुमती बोलती है कि क्या बात है पिंकी, क्या तुम्हारे कॉलेज वालों ने तुम्हें वहां पर कुछ नहीं खिलाया? वैसे तो तुम बोल रही थी कि मैं पिकनिक पर जा रही हूँ, वैकेशन पे जा रही हूँ, वहां क्या कुछ नहीं मिला तुम्हें खाने को? तो वो बोलती है कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है। और ये वर्ड उसके बहुत ही हावी और थोड़े डरावने टाइप के थे, लेकिन मधुमती उसको इग्नोर करती है और बोलती है कि ठीक है जा तू खा, अपने कमरे में ही खा ले। अब पिंकी अपने कमरे में थाली लेकर जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। वह उधर विजयपाल मधुमती को बोलता है कि पिंकी अभी उठी नहीं है क्या? तो मधुमती बोलती है कि पिंकी उठ भी गई और अपना खाना लेकर दोबारा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन विजयपाल सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मधुमती अपने घर के काम में लग जाती है। और पिंकी लगभग 10 बजे उठी और मधुमती उसे बोलती है कि आज तो तुम बहुत लेट हो गई हो उठने में, तुम शायद आज कॉलेज भी नहीं जा रही हो मुझे लग रहा है। तो पिंकी बोलते हैं कि नहीं आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मधुमती से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। तो पिंकी बोलती है कि नहीं मैं थक गई हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस वैसे ही थकान है, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ। वो फिर से अपने कमरे में रसोई से खाना लेकर अंदर चली जाती है। अब उसके पीछे पीछे मधुमती जाती है और वो देखती है कि वो इतने खाने का कर क्या रही है। वो पिछली रात से ही जैसे अंदर खाने पे खाना लेकर जा रही थी, जैसे वो कई लोगों को अंदर ही जिमा रही हो।
क्योंकि मधुमती को अजीब लग रहा था। इससे पहले पिंकी ने ऐसा कभी नहीं किया था, क्योंकि पिंकी खाना बहुत कम ही खाती थी और जितना भी खाती थी वो भी हेल्दी खाती थी। और पिछली रात से पिंकी कुछ ज़्यादा ही खाना खा रही थी। उसकी माँ को लगा कि शायद, मुझे तो लग रहा है इसकी ऐसे ही तबीयत खराब है। मधुमती पिंकी के पीछे पीछे ही उसके कमरे में जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वो कल से इतना खाना अंदर लेकर जा रही है, वो कर क्या रही है। और वो जैसे ही धीरे उसे उसके दरवाजे के पास जाती है और धीरे धीरे उसके दरवाजे को हाथ लगाकर खोलती है, तो अंदर देखती है कि उसने थाली बेड पर रख रखी थी और खुद नीचे बैठी थी और ऐसे खा रही थी जैसे कोई जानवर चारा खा रहा हो, जैसे उसे दोबारा खाना कभी नहीं मिलेगा। और मधुमती देखकर घबरा जाती है कि ये क्या चल रहा है, और वो अंदर जाकर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि पिंकी, तुम्हें खाना खाना भी नहीं आता, तुम कैसे पागलों की तरह खा रही हो। और पिंकी उसकी तरफ जैसे ही घूर कर देखती है तो मधुमती डर जाती है, क्योंकि पिंकी की दोनों आंखों की पुतलियां जैसे आग की तरह जल रही थी, जैसे उनमें से आग की ज्वाला निकल रही थी। अब मधुमती बहुत ज्यादा घबराई और उल्टे पांव ही पीछे की तरफ भागती है और पिंकी एकदम से कूदकर खड़ी होती है। मधुमती बाहर की ही कुंडी लगा देती है और बाहर की तरफ भागती है। मधुमती का ये पहला एक्सपीरियंस था, उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसे लग तो रहा था कल रात से ही कि पिंकी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, वो उसकी थकान समझ रही थी। उसे नहीं पता कि उसे क्या हो गया था। वो जल्दी से अपने पति विजय सिंह के पास फोन करती है और उन्हें बताती है कि पिंकी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम जल्दी घर आओ। और विजय सिंह फोन पर ही पूछता है कि मुझे ये तो बताओ पिंकी को हुआ क्या है। लेकिन मधुमती बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उससे बस इतना ही कहती है कि तुम बस जल्दी घर आ जाओ, पिंकी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। विजय सिंह 15 मिनट में ही घर पहुंच जाता है और बाहर मधुमती खड़ी थी और उसे पूछता है कि जब पिंकी की तबीयत खराब है तो तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम अंदर जाकर उसके पास रहती या किसी डॉक्टर को बुलाती। तो मधुमती उसे बताती है कि उसे डॉक्टर की नहीं किसी और की जरूरत है, तुम उसे अंदर जाकर तो देखो उसका क्या हाल हो रखा है। विजय सिंह जैसे ही पिंकी के कमरे में जाता है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, सब कुछ नॉर्मल था। कमरा वैसे का वैसा था जैसा 2 दिन पहले ही उन्होंने देखा था। तो मधुमती बोलती है कि थोड़ी देर पहले मैं आई थी तो यहाँ पर खाने की प्लेटें और खाना बिखरा हुआ था और यह जानवरों की तरह खाना खा रही थी। और पिंकी उसे बोलती है कि मम्मी तुम नींदों में तो नहीं हो, मैं तो ऐसे नहीं खा रही थी, तुमने सपना तो नहीं देख लिया। तो मधुमती उसे बोलती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो विजय सिंह उसे बोलता है कि तुम थक गई हो मधुमती, तुम शायद थोड़ा आराम करना चाहिए, आज मेरी ऑफिस की मीटिंग थी, मुझे ऑफिस की मीटिंग भी छोड़कर आना पड़ा, मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे कॉल मत करना क्योंकि मेरे आज बॉस के साथ मीटिंग है। ये कहकर विजय सिंह वहाँ से चला जाता है और मधुमती अपने घर के काम में लग जाती है। लेकिन उसकी निगाह पिंकी पर ही थी। वो हर बार ये नोटिस कर रही थी कि पिंकी में उसे कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, लेकिन तब उसके बाद उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। और रात को पिंकी थोड़ा ही खाना लेकर अपने कमरे में गई और अंदर ही बैठकर खा रही थी, क्योंकि मधुमती ने दिन में कुछ अजीब देखा था। तो मधुमती रात को भी उसके कमरे के पास जाती है। जब पिंकी खाना लेकर गई थी तो वो पीछे पीछे वहीं पर चली जाती है और अंदर की तरफ देखती है तो पिंकी एकदम नॉर्मल की तरह ही खाना खा रही थी। और पीछे से विजय सिंह भी आ जाता है और वो मधुमती से बोलता है कि तुम क्या पागल वाली हरकत कर रही हो, लगता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया। तो मधुमती बोलती है कि मुझे ऐसा भ्रम हुआ था दिन में, जैसे पिंकी में कुछ आया हो, जैसे कोई अजीब। तो विजय सिंह उसे बोलता है कि तुम काम ज़्यादा करते हो ना, इसलिए तुम थक गई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मधुमती और विजय सिंह
सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और पिंकी भी अपने रूम में ही थी और वो अभी सोई नहीं थी। तो विजय सिंह उसे ऐसे ही देखने के लिए उसके रूम में चला जाता है। तो पिंकी रूम में ही बैठी अपनी बुक्स देख रही थी। तो विजय सिंह उसे देखकर अपने कमरे में चला जाता है और वो जाकर सो जाता है। मधुमती भी वहीं आकर सो जाती है। अब रात को एकदम से अचानक आवाज आती है तो मधुमती की आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही देखती है कि रसोई में पिंकी फ्रिज के पास ही बैठी थी और वो चिकन के बड़े बड़े पीस को हाथों से कच्चा ही चबा रही थी। और मधुमती की तो एकदम से चीख निकल जाती है क्योंकि पिंकी के बाल एकदम बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर चिकन का खून लगा हुआ था, जैसे वो अभी खून ही पीकर आई हो। और वो बहुत डर जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर विजय सिंह भी वहीं पर पहुंच जाता है और पिंकी को इस हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाता है और वो मधुमती को सहारे से खड़ा करता है और पिंकी को बोलता है कि पिंकी ये क्या चल रहा है। तो पिंकी एकदम से गुस्से में बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो दोनों को यहीं मसल कर रख दूंगा। आखिर क्या हुआ था पिंकी के साथ? वो क्यों मधुमती और विजय सिंह को मसल देने की बात कर रही थी और क्यों वो ऐसे इंसान और दानवों जैसे बोल रही थी और क्यों पिंकी कच्चा मांस खा रही थी? अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हो, बाकी तो आप लोग देख जाते हो। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। तो आइए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और विजय सिंह के जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो पिंकी की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो पिंकी एकदम से कूदकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको एक जोरदार गुस्सा उसके मुंह पर ही मारती है और विजय सिंह के मुंह से खून निकलने लगती है। अब मधुमालती भी थोड़ा घबरा जाती है और वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है, लेकिन विजय सिंह उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और मधुमती से बोलता है कि जल्दी से रस्सी लेकर आओ, हमें इसे बांधना पड़ेगा। हालांकि उन्हें समझ अब भी नहीं आ रहा था कि पिंकी को हुआ क्या है, इसे क्या हो गया है और इसको कैसे इसका इलाज किया जाएगा। लेकिन अभी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि वो बस पिंकी को किसी तरह बांध दे। और उन्होंने पिंकी को एक मोटी रस्सी से घर के अंदर ही बांधकर वहीं पर बिठा दिया और वो किसी के पास कॉल करता है और बताता है कि हमारी बेटी में अचानक पता नहीं क्या आ गया है और वो एकदम जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है, जैसे कोई खूंखार जंगली जानवर। अब रात के 2 बज चुके थे। पिंकी वहीं पर ही बांधकर बिठा रखी थी विजय सिंह और मधुमती ने, और पिंकी अब भी वैसा ही व्यवहार कर रही थी और वो उन्हें बोल रही थी, अगर मैं एक बार खुल गया ना तो तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी में कभी किसी को हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करोगे। उसकी आवाज में एक ऐसी लाउडनेस थी जो उसके घर को एकदम भूकंप की तरह हिला रही थी, जैसे मानो भूकंप भी आ गया हो। जैसे जैसे पिंकी बोलती ऐसे लग रहा था जैसे 1000 माइकों से आवाज आ रही है, बहुत तेज। उसकी आवाज में इतना डरावनापन था कि मधुमती तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, लेकिन समझ में विजय सिंह को भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन तभी उनके घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। जैसे ही गाड़ी की आवाज विजय सिंह के कानों में जाती है, जो उसकी आंखों में थोड़ी बहुत नींद रड़क रही थी ना, वो भी गायब हो जाती है और वो भागकर गेट की तरफ जाता है। तो उसे 2 काले कपड़ों में तांत्रिक दिखे जो उसके घर के अंदर ही आ रहे थे। तो वो उसे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि प्रणाम बाबा जी। दोनों ही अधेड़ उम्र के तांत्रिक थे। जैसे ही अंदर आते हैं तो उनको देखकर पिंकी बहुत जोर से हंसती है, जैसे उसमें पागलपन का दौरा आ गया हो, और उन दोनों को बोलती है कि ये दोनों बच्चे मेरा क्या कर लेंगे, इस जैसे को तो मैं
एक सेकंड भी नहीं टिकने दूंगी अपने सामने। इन दोनों को लेकर आए हो तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए। ऐसे जैसे तो मैं हजारों को चकमा देकर अब तक यहाँ पहुंचा हूँ। ये पिद्दी से बचाएंगे इस लड़की को मुझसे। ये तांत्रिक मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इस जैसे को तो मैं ऐसे ही मसल लूंगी। इस लड़की को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पिंकी की आंखों में जैसे आग थी और उसके अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। उल्टा वो तांत्रिक ही थोड़ा घबरा रहे थे और एक दूसरे के कानों में कानाफूसी कर रहे थे। तो विजय सिंह उससे पूछता है कि महाराज जी बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है या फिर आप ही कुछ कर पाओगे। मैंने सोचा कि आप थोड़ा हमारे टच में हैं तो आपसे ही बात कर लूं, क्योंकि हमने वो पड़ोस वाले शांता आंटी वाले केस में आपको वहां पर देखा था, तो सोचा आपसे ही बात कर लूं। उनसे ही कांटेक्ट नंबर लिया है महाराज जी आपका। तो बोलते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, तुम्हें आश्रम में ही आना पड़ेगा इसको लेकर। और ध्यान रहे इसे बांध कर लाना, क्योंकि ये ऐसे आने वाले भी नहीं है। तो विजय सिंह बोलता है कि क्या कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो बोलते हैं कि हाँ समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका निवारण भी वहीं होगा। तो विजय सिंह उसे पूछता है कि एक बार ये तो बता दो इसके अंदर है क्या और इसका क्या सॉल्यूशन है, हम इसके लिए क्या करें। तो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका उपाय गुरुजी ही बता सकते हैं। तुम ऐसा करना, कल सुबह से लेकर आश्रम में ही आ जाना। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, विजय सिंह और मधुमालती तो अभी सोए भी नहीं थे, दोनों जग ही रहे थे। और उधर पिंकी की आंख वैसे लाल थी और वो बहुत जोर जोर से हुंकारे भर रही थी। उसके सांस लेने में भी इतनी जोर की आवाज आ रही थी जैसे कोई जानवर चिंगाड़ रहा हो। और उतनी ही आंख लाल उन दोनों की थी, क्योंकि वो रात भर से सोए नहीं थे। और विजय सिंह टाइम देखता है कि अब 7 बज चुके हैं और वो ज़्यादा देरी ना करते हुए पिंकी को गाड़ी में बैठाता है, उसे बंधे हुए ही, क्योंकि उसके तो हाथ बांध रखे थे। और पिंकी गाड़ी में बैठने में अपनी पूरी जान लगा देती है। वो गाड़ी में बैठ ही नहीं रही थी। विजय सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे गाड़ी में अंदर धकेले, लेकिन उसने गाड़ी में ऐसा पांव लगाया कि गाड़ी ही सरक कर साइड में हो गई, लेकिन वो उसमें नहीं बैठी। और वो पड़ोस के अपने एक दोस्त को बुलाता है और उसकी मदद से पिंकी को गाड़ी में अंदर बैठाता है। और एक साइड विजय सिंह और एक साइड उसका दोस्त, और उसके दोस्त का लड़का गाड़ी को लेकर जैसे ही निकलने की कोशिश करता है तो मधुमती भी बोलते हैं कि मैं भी साथ चलूं। तो विजय सिंह बोलता है कि वैसे तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी चल सकती हो। तो मधुमती भी गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो जैसे ही आश्रम के बाहर पहुंचते हैं तो पिंकी आश्रम के जो मेन द्वार थे उससे अंदर पैर ही नहीं रखती। वो फुल अपनी तरफ से पूरी जान लगा देते हैं। विजय सिंह और उसका दोस्त जो करतार था वो पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन वो अंदर पैर नहीं रखती। इस कारनामे को देखकर आश्रम का जो गेट था उस पर भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी और किसी ने अंदर जाकर गुरुजी को बता दिया कि बाहर ऐसे ऐसे वो एक लड़की को लेकर 2 आदमी आए हैं और वो लड़की अंदर नहीं आ रही है। तभी महाराज जी गेट पर ही पहुंच जाते हैं और अपने हाथ में थोड़ी भभूति ले रखी थी और उस लड़की के मुंह पर बहुत जोर से मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारा कहा ना मानो, चुपचाप अंदर आ जाओ। और वो लड़की यानी पिंकी चुपचाप अंदर आ जाती है और कुछ नहीं बोलती। और महाराज जी उसे अंदर अपने धूने के सामने बैठाते हैं और उसके गले में एक ताबीज डालते हैं और उसे बोलते हैं कि चुपचाप तुम यहीं बैठ जाओ। अब पिंकी बिना कुछ बोले ही महाराज के सामने बैठ जाती है। महाराज काफी देर तक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्र धीरे धीरे से
बहुत ही लाउड हो जाते हैं और पिंकी एकदम से पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मधुमती और विजय सिंह उसे एक दूसरी साइड से दोनों पकड़ लेते हैं और पिंकी एकदम से कांपने लगी और बहुत जोर जोर से लंबे सांस ले रही थी और एकदम से उसने वहां पर उल्टियां कर दी और उस उल्टी में एकदम डार्क ब्लैक कलर का कुछ था और उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी और सभी उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ लगाने लगे, जैसे सबका जी खराब होने लगा हो। और गुरुजी सबको बोलते हैं कि तुम सब साइड में हो जाओ और मधुमती और विजय सिंह भी थोड़ा साइड में ही हट जाते हैं। अब गुरुजी फुल आवेश में आ जाते हैं और उसके ऊपर भभूति एकदम से ऐसे जोर से मारते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो और क्यों उसे परेशान कर रहे हो। पिंकी बोलना शुरू करती है कि मैं एक जिन हूँ, जहाँ पर ये लड़की अपने कॉलेज के वैकेशन पे गई हुई थी वहीं पर ही मैं था। एक तांत्रिक ने मुझे वहां पर एक छोटी सी मटकी में कैद कर रखा था और इस लड़की ने वहां पर एक पौधा बोया था जहां पर मैं कैद था। लड़की ने जैसे ही वहां पर पौधा बोने के लिए गड्ढा खोदा और वो छोटी सी मटकी टूट गई और मैं बाहर आ गया। इस लड़की ने मैं आजाद किया हूँ, इसलिए मैं इसी के साथ रहूंगा, मुझे कोई इससे अलग नहीं कर सकता। गुरुजी उसे बोलते हैं कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम इस लड़की को छोड़कर अपनी जगह पर वापस चले जाओ या फिर मैं तुम्हें यहीं पर ही कैद कर लूं। लेकिन वो जिन मानने को तैयार नहीं था वापस जाने के लिए, वो सिर्फ उस लड़की के साथ रहने की जिद कर रहा था। वो जिन बताता है कि मैं इस लड़की को अपनी पत्नी मान चुका हूँ, मेरे इसके साथ फिजिकल रिलेशन भी है, मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो महाराज जी उसके गले में एक दूसरा ताबीज डालते हैं और एक चाकू अपने उसमें से निकालते हैं, एक नींबू को काटकर एक छोटी सी बर्तन में निचोड़ते हैं और उस लड़की को पिला देते हैं, माथे पर राख रगड़ देते हैं और वो जैसे बहुत जोर से चिल्लाने लगी और एक छोटी सी मटकी लेकर आते हैं और उस लड़की के सर पर जोर से ऐसे थप्पड़ मारते हैं और वो लड़की एकदम से उल्टियां करती है खून जैसी और उसको उस हांडी में इकट्ठा कर लेते हैं और ढककर उस पर एक ताबीज बांध देते हैं और उसे पूरी तरह से कवर कर देते हैं। और विजय सिंह और मालती को बुलाते हैं और बताते हैं कि अब इस लड़के को कुछ दिन तक घर से बाहर मत निकालना और ना ही किसी के शादी ब्याह या प्रोग्राम में ऐसे अभी जाने मत देना कुछ दिन तक। तो बोलते हैं कि ठीक है महाराज, वैसे ये लड़की ठीक हो चुकी है लेकिन अभी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, वैसे तुम इसे लेकर जा सकते हो। ये कहकर महाराज जी ने अपनी बात पूरी की। मधुमालती और विजय सिंह पिंकी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद उसे ऐसी कभी समस्या नहीं आई। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पर अब हर दूसरे या तीसरे दिन नई नई वीडियो आती रहती हैं। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।